आयुष्मान महेश चंद्रा जी का स्वागत करेंगे गणेश जी। महेश चंद्रा जी का स्वागत करेंगे गणेश जी। स्वतंत्र मजदूरी यूनियन के द्वारा यहाँ पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अब एक स्मारिका का लोकार्पण करना है। सम्मानीय मंच मान्यवरों से विनती है कि यहाँ पर एनलाइटमेंट नामक एक स्मारिका है, जिसका लोकार्पण आप सभी मान्यवरों के कार्यक्रमों द्वारा हो। दब एक मिनट पास में आ जाओ। मान्यवरों के विचार आप तक पहुंचे, इसलिए आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आयुष्मान डॉक्टर सूरज मंडल जी हमारे बीच में हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली से। आपकी शिक्षा इतिहास में बीए ऑनर्स, इतिहास में एमए आधुनिक भारत ये विषय था और एमपी चीन और जापान अध्ययन विभाग से दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने अपनी पढ़ाई की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1900 से लेकर 1921 तक के उदय में पिछड़े वर्ग की भूमिका इस पर आपकी पीएचडी की है और साथ में आपने एलएलबी भी किया है। 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसर्च एसोसिएशन के आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपके परदादा स्मृतिशेष रास बिहारी लाल मंडल स्वतंत्रता सेनानी संस्थापक सदस्य थे। आपके दादा स्वर्गीय विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जिन्हें हम पीपी मंडल के नाम से भी जानते हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के और अध्यक्ष रह चुके हैं पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के। डॉक्टर सूरज मंडल के कई लेख विशेष रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रेस्क्रिप्टिव वीकली ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे आदि राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति पर कई अध्ययनों और शोध कार्यों में आपका सक्रिय योगदान रहा है। ऐसे मान्यवर आज हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर सूरज मंडल जी से विनती करता हूं कि आप यहाँ पर आए और आपके विचारों से इस सभागृह का अवगत करें। आपके लिए समय रखा गया है 30 मिनट। डीसी कपिल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे स्टेज पर आए। ऑनरेबल डीसी कपिल सर। जय फूले, जय साहू जी महाराज, जय पेरियार, जय भीम, जय मंडल, जय कर्पूरी। इन नामों के साथ और भी जो हमारे समाज के उत्थान में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, सभी का स्मरण करके आज इस इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के नेशनल कन्वेंशन में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले सम्मानीय मंच और आदरणीय जेएस पाटिल साहब और बाकी जो हमारे जितने सम्मानीय मंच पर बैठे हैं और मेरे सामने हैं, सभी का मैं अभिवादन करता हूं। एक विरासत का प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रहा हूं। उस विरासत में अभी जो नाम इन्होंने लिया, रास बिहारी लाल मंडल, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फाउंडर, बैकवर्ड क्लास के वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स थे, बिहार कांग्रेस के संस्थापक।
जिनके शिष्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के राष्ट्रपति भी बने, और उसी परिवार के भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल MLC 1924, कमलेश्वरी प्रसाद मंडल MLC 1937 और BP मंडल, जिन्होंने अपने रिपोर्ट से इस देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए एक नया रास्ता खोला। उस विरासत के साथ और दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे शिक्षक साथी जो बराबर संघर्ष कर रहे हैं, आज लेबर यूनियन के इस सभा में मैं उन बातों का जिक्र तो करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहला और बड़ा हमला उच्च शिक्षा पर हो रहा है, और वो विश्वविद्यालयों में हो रहा है। 2 दिन पहले IIT खड़गपुर दिल्ली में हमारे एक रिसर्च स्कॉलर ने फिर सुसाइड, ये सुसाइड का दौर चल रहा है, बराबर चल रहा है। हम चिंतित हैं। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ गिने हुए हमारे साथी दलित साथी हैं, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर संदीप, ये हम लोग कुछ 4-5 लोग ही हैं जो बोलने की हिम्मत रखते हैं और उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। बावजूद इसके आपके सामने मैं बताना चाहता हूं और इस लेबर यूनियन को खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश के संविधान को खतरा तो है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा शिक्षा पर अगर हुआ तो कोई भी यूनियन और कोई भी कर्मचारी संगठन खड़ा नहीं हो पाएगा, न उसमें कोई बोलने योग्य हमारे समाज के लोग रह गए, जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी या ऐसे लोग हैं जो बराबर हैव-नॉट्स रहे हैं। अभी 2 दिन पहले औरंगाबाद बिहार में राहुल जी के कार्यक्रम में, उनकी न्याय यात्रा में मैं भी शामिल था, हमारे और सहयोगी डॉक्टर रतन लाल भी थे। वहां हमने विनती की, उन्होंने बताया कि मेरे इस यात्रा का मकसद मोहब्बत की दुकान कायम करना है। मैं नागपुर में हूं, बहुत एक भारत का केंद्र है, विचारधाराओं का भी केंद्र। 2 विपरीत विचारधारा बड़ी पूरे देश को प्रभावित कर रही है। एक जिसके लिए न्याय के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, और दूसरा जो बराबर इस देश में एक नया नफरत का माहौल पैदा कर रहा है। उसके 1 दिन पहले हमारे विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स एक दिन बनाते हैं जिसको मोहब्बत का दिन की तरह मनाते हैं। मैंने निवेदन किया आज आपके माध्यम से भी, यहाँ के लोग नफरत फैलाते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे 1 दिन मोहब्बत के लिए रखा था, एक नफरत के लिए भी रख दीजिए। नफरत का 1 ही दिन रहने दीजिए। बार बार नफरत को झेलना इस देश को बहुत महंगा पड़ रहा है। बार बार सड़कों पर कील ठोक देना, बार बार ड्रोन से बम गिराना, बार बार किसी को यह कह देना कि तुम गाय का मांस ले जा रहे थे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना, और बार विश्वविद्यालयों में द्रोणाचार्य जो है हमारे समाज के बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आत्महत्या करें। हालांकि मैं बराबर कहता हूं कि हमें ताकत के साथ खड़े रहना चाहिए। आत्महत्या कोई जवाब नहीं होता है, कोई ऐसा ये नहीं है जो जिस पर हमारे साथी, हमारे जो नौजवान हैं वो उसकी ओर कदम बढ़े। ये अभी सर बता रहे थे, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस तरह से, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने लेबर यूनियन के माध्यम से अपनी बात रखी थी और लेबर यूनियन की अहमियत को उन्होंने समझा। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से क्या हुआ, उससे पहले भी शुरू हो चुका था। 1990 में जब वीपी सिंह ने पहली बार मंडल आयोग को की सिफारिश में से एक सिफारिश को लागू करने का उन्होंने ऐलान किया, तो इस देश में 2-3 तब्दीलियां हुई और वो बहुत ही सुनियोजित तब्दीलियां थी। पहला ये हुआ कि बहुत ही बड़े स्तर पर निजीकरण शुरू, और निजीकरण का मतलब है कि रोजगार की समाप्ति, उन रोजगारों में आरक्षण की समाप्ति, और जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो ऐसे तो आपको मौका नहीं मिलता है
इस देश के बहुसंख्यक लोगों को रोजगार या बड़े स्तरों पर जाने का। राहुल जी बोल रहे थे उस सभा में, मैं उनको फिर से बताना चाहूंगा। वो बोल रहे थे कि 3 सेक्रेटरी केवल बैकवर्ड क्लासेस से हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 दिन पहले कुछ इस तरह से दबाव था कि कुछ हमारे दलित जजेस बने हैं, उनका स्वागत है। लेकिन पूरे के पूरे जो व्यवस्था है उसमें जो बहुसंख्यक लोग कहाँ हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नगण्य है, प्रोफेसर पंचायत लिया साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि 4% भी नहीं है बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस मतलब मैं जोड़ रहा हूँ SC, ST, OBC तीनों को बैकवर्ड क्लासेस का। अदर बैकवर्ड क्लासेस में SC, ST को छोड़ के जो बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस दिन मंच पर मैं कहना भी चाहता था, हालांकि मैं वो इस बात को रख नहीं पाया था उस दिन, आज रख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में बिहार में कितने लोग हैं उस संगठन में, उस मंच पर शायद गिने चुने 2-3 लोग थे जो दलित, पिछड़े और आदिवासी तो वहां थे भी नहीं, और महिलाएं बिल्कुल नहीं थी। बिहार के कांग्रेस में तमाम जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष उसमें भी नहीं, 4% 3%। टिकट जब 70 सीट विधानसभा में मिला उसमें जो 85% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 12, वो भी रिजर्व सीट्स के कारण। जो रिजर्व सीट्स थे वो तो देना ही देना था, उसमें तो कोई चारा था नहीं। तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, हम राहुल जी के साथ हैं, लेकिन उसका कनेक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ता। और जब वो बात करते हैं कि इस देश में एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व हर जगह होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तेलंगाना में हुआ था सर, तेलंगाना में सर, देयर वाज अ कमिटमेंट बाय द कांग्रेस पार्टी दैट एवरी पार्लियामेंट्री सीट 2 सीट्स विल गो टू अदर बैकवर्ड क्लास। यानी 17 सीट है तो 34 सीट ओबीसी को जाएगा, 20 दिया गया, 20 में 4 ऐसे थे जहां ओवैसी साहब जीतते हैं, वहां कोई और जीत नहीं सकता, तो 4 कम ही कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में पिछले जो 8-10 वर्षों से जो नीतियां चल रही हैं, वो नीतियां आज लेबर यूनियन को खास तौर से उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और उसमें मैं बता दूं, उन नीतियों के कारण जो इस ईवीएम सरकार, अडानी की सरकार, आरएसएस की सरकार, मोदी जी की सरकार के शासन में खास तौर से जो बढ़ाया गया है, वो इस देश को एक संसाधनों से भरा देश, एक रिच कंट्री विद वेरी पुअर पीपल बना दिया। एवरीडे, रोज हम देखते हैं आंकड़ों को तो लाने का जो काम था सांख्यिकी विभाग के मंत्रालय, उसी को बंद कर दिया गया। बेरोजगारों की संख्या अधिकृत रूप से आपको नहीं मिलेगी। विदेशों से जो डेटा आते हैं वो हमारे पास आते हैं, और तब ये अगर उस डेटा को आप पब्लिक मीटिंग में कहिएगा तो कहेंगे देशद्रोही है, विदेशों की द्वारा लाए गए डेटा को दे रहा है। इस देश में बहुत बड़ा संकट है कि आपको सही डेटा ही नहीं उपलब्ध हो पाएगा कि आप बात कर सकें, और उसको भी रोकने के लिए इस सरकार ने जाति जनगणना को एकदम से ब्लॉक करने का एक कदम उठाया। जाति जनगणना आवश्यक है, ये जानना जरूरी था कि इस देश के संसाधन में कौन छूटे हुए नहीं है, सिर्फ ये नहीं देखना था कौन उसमें काबिज है। इस देश में एक समुदाय, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस में 90%, हाई कोर्ट जजेस में 60 से अधिक %, ऑफिशियल्स में, इंडस्ट्रीज में, सभी में वही है। तो ये, और इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने जो एक रास्ता चुना वो था कि जितने सारे कदम पहले सरकार उठाती थी जिससे इस देश में गैर बराबरी को थोड़ा बहुत कम किया जाए, उस दिशा में पे कमीशंस का रोल था। उस दिशा में डिस्पैरिटी कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना था। उसकी जगह क्या किया गया? पे कमीशन की स्थिति तो आप लोग जान ही रहे हैं, और उसके साथ साथ जो डिस्पैरिटीज को रोकने के लिए जो रोजगार देने का प्रश्न था, उस जगह सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल उन्होंने लिया। जिन लोगों को एक अच्छे
वेतन पर रखना था, उनको एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ देकर उस वेतन को रखा जा रहा है। सारे सोशल सिक्योरिटीज के जो कदम थे उसको विड्रॉ कर लिया गया लगभग। तो डिस्पैरिटी कम कहा होगा, ये इसलिए आंकड़े आ रहे हैं कि सिर्फ इस देश के 5% या उससे भी कम जो लोग हैं, इस देश के 90% संसाधनों पर उनका कब्जा है। असिस्टेंस प्रोग्राम में सबसे बड़ा असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, वो था रिजर्वेशंस। और रिजर्वेशंस को समाप्त करने के लिए हर दिशा में हर तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। 2024 चुनाव में अगर यही शासन सत्ता में आती है तो आप ये मान लें कि ये संविधान और ये आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, किसी भी सूरत में वो बचेगा। इसके साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में कदम उठाया गया, आप लोग तो जानते ही हैं। और इसके विरोध में क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि लोगों ने आंदोलन नहीं किया, युवाओं ने किया। रेलवे रिक्रूटमेंट में जो बड़ा धांधली चल रहा है, उन्होंने कदम बनाया था कि जो एक ही व्यक्ति अगर 2 डिफरेंट लेवल्स पे आते हैं तो ऑब्वियसली वो ऊंचा लेवल चुनेंगे और नीचे लेवल का जो वैकेंसी है उसको अगले 10 साल के लिए ब्लॉक कर दिया, यानी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। इसके साथ साथ जो कॉर्नर करने की स्थिति है, जो भी उपलब्ध है सरकार में, उसको एक विचारधारा के माध्यम से मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ पूरे जिम्मेदारी के साथ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं और उन नियुक्तियों में कोई योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं था, वहां पर्चियां आती थी RSS से, और उन पर्चियों के आधार पर जो 10-10 साल वहां काम कर रहे थे, खास तौर से जो दलित और पिछड़े वर्ग के थे, आदिवासी वर्ग के थे, उनको वहां से हटा दिया गया और उनके जगह पर ऐसे लोग जो अपने आप को कमिट करते थे RSS विचारधारा को, उनको रखा। तो इस तरह से जो भी एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध था उसको कॉर्नर कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा था कि इसके विरोध में आंदोलन हुआ कि नहीं। सरकार में सबसे बड़ा आंदोलन CAA NRC का आंदोलन था और उस आंदोलन में मैं समझता हूँ इस देश के इतिहास में सबसे बड़े आंदोलनों में अगर देखा जाए तो उसी आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव पड़ा पूरे देश। लेकिन उस आंदोलन को किस तरह से एक तरह से ये झूठ बोलते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, और अब उन्होंने उस कानून को लागू करने का फैसला किया। दूसरा जो स्वतः हुआ था, जिसमें इस देश के राजनीतिक दल के किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं का कोई योगदान नहीं था, वो था 2 अप्रैल 2018, जब SC एक्ट को निरस्त करने के लिए, उसको पंगु बनाने के लिए एक प्रकार से मुहिम चलाया गया। तो स्वतः इस देश के लोग उठ खड़े हुए और उससे घबरा कर सरकार ने उस समय वो कदम वापस लिया। इस तरह से विश्वविद्यालयों में रोस्टर के माध्यम से आरक्षण को समाप्त कर दिया जा रहा था। 200 पॉइंट रोस्टर की जगह 13 पॉइंट रोस्टर लाया जा रहा था, जिसके और विभागों में बांटकर, जिसमें कभी भी SC ST OBC को मौका ही नहीं मिलता, उसका विरोध हम लोगों ने किया। और 5 मार्च 2019 को एक व्यापक भारत बंद हुआ था, खासतौर से उत्तर भारत में, जिसके परिणाम स्वरूप उसी दिन सरकार ने वो कदम वापस किया था। लेकिन अभी भी वो धीरे धीरे करके, चाइनीज का हालत है डेथ विद थाउजेंड्स कट्स, एक बार नहीं मारेगा, आपके शरीर में लगातार धीरे 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 काटते जाएंगे कि एक समय आएगा कि आप बच नहीं सकते, आप समाप्त हो जाएंगे। और वो आरोप भी उस पर नहीं लगेगा। वही स्थिति आज देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम लेबर यूनियंस और किसान और सभी लोगों के साथ किया जाए। उसके साथ जो तीसरा बड़ा आंदोलन हम लोग देख रहे हैं, किसान आंदोलन था, जिसमें पहली बार 2 बड़े कौम ने, अडानी जैसे इस देश के मालिक को शिकस्त दी थी। वो पंजाब के लोग उनका इस्तकबाल, उनको सलाम करते हैं, जो जाट समुदाय के लोग थे, और वो ताकतवर थे, और 1000 लोग के मरने के बावजूद 1 साल से अधिक वो वहां बैठे रहे और उन्होंने एक प्रकार से एक जीत हासिल की थी। हालांकि वो जीत अधूरी है, और वो जब वो उसको प्राप्त करने के लिए अभी दोबारा आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग सब देख रहे हैं, रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उन पर एक अन्याय किया जा रहा है। इसके साथ और भी जो आंदोलन हुए हैं, वो यूथ का आंदोलन था, जो अग्निवीर, यानी कि यूथ के एम्प्लॉयमेंट पे आर्मी में कौन लोग जाते,
महाराष्ट्र के इस पावन धरती से अनेक लोग, अनेक वीर जो सेना में जाते थे, गांव के लोग, गरीब लोग, जो ताकतवर कृषक समाज के बच्चे थे, उन सभी के रास्ते को बंद कर दिया। अब मैं एक निवेदन के साथ, ये और भी सारे बहुत सारे ये है, अभी एक बड़ा फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या था? तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पे मुझे कहा गया था, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। आपको मैं बता दूं कि किस तरह से 2018 में जब ये कानून आया, उस कानून के तहत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कितना भी पैसा दे दें, उस पर आप कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते थे, और वो एक प्रकार से उनके कट्स या उनके कमीशन या उनके जो रिश्वत थे उसका एक माध्यम था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक व्यापक और अच्छा जजमेंट किया है, जिसके हम स्वागत करते हैं। लेकिन उस जजमेंट के आधार पर उन्होंने क्या राजनीतिक खेल शुरू किया? उन्होंने एक पार्टी के अकाउंट्स को सीज कर दिया। हालांकि अकाउंट सीज होना चाहिए था जिस पार्टी का जो सबसे अधिक 95% जिन्होंने इस कार्यक्रम के तहत जिनको 5,000 करोड़ से अधिक मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इस जो बॉन्ड्स का जो रवैया था, इसको तो खैर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या ये रुकेगा? मैं समझता हूं इन सभी का जवाब ये है कि देश के इंस्टीट्यूशंस को पंगु बना दिया गया। संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोगों को एक प्रकार से एक शील्ड दिया, एक ताकत दी थी, उन ताकतों को समाप्त करने की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो 2024 का चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो सत्ताधारी दल है वो चाहती है कि हमें सिंपल मेजोरिटी मिले। आप सुनिए, बयान सुनिए, 370 से हमें अधिक मिले, हम 400 पार करेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम वो ताकत चाहते हैं जिससे इस संविधान को बदला जा सके, और इस संविधान के जगह मनुस्मृति को लागू किया जा सके। जबकि 2/3 से अधिक रहेगा एक पार्टी के पास, आप रोक नहीं सकते हैं, और उस पार्टी में जो हमारे लोग बैठे हैं उनके मुंह में गोली नहीं है, वो खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये, और इन सब के पीछे एक और बड़ा निवेदन मैं करना चाहूंगा अभी आप सभी लोगों के, और खासतौर से पाटिल साहब को, कि सर ये लेबर यूनियन का कन्वेंशन है, लेकिन इस देश के बड़े अहम और बाबा साहब की हुई ताकत का एक तरह से समाप्ति किया जा रहा है, वो है राइट टू वोट। जैसे ही ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ, जो मैं आपको बता रहा था कि 1990 में 3 कदम उठाए गए, तो मतलब एक था प्राइवेटाइजेशन, दूसरा था कॉलेजियम सिस्टम इन द सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा था ईवीएम। ईवीएम को व्यापक ढंग से लागू इसलिए किया गया है कि उसमें आपके वोट का अधिकार समाप्त। आप किसको वोट दे रहे, चुनाव आयोग बार-बार पूछती है किसको आप साबित करें कि ये गलत है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि आप एक भी व्यक्ति ने किसको वोट दिया है, आप साबित कर दें, तो आज से हम लोग ईवीएम के खिलाफ नहीं थे। यू कैन नॉट प्रूव इट। और तमाम लोग, तमाम देश, बड़े देश जो है लोकतांत्रिक देश है, किसी ने भी ईवीएम को नहीं अपनाया है। जापान जैसे देश जहां बनता था वो नहीं। और अभी 2 तब्दीलियां की गई है। एक तब्दीली ये है कि जो आप वोट देते हैं तो एक पैड पर वोट देते हैं, उस पैड से आपका जो ट्रांसमिट होता है वो कमांड जो जाता है वो जहां पे वोट रजिस्टर होता है, और वहां से जाता था डिस्प्ले पर, जिसको कहते थे वीवीपीएटी। अब उसको उल्टा कर दिया, कमांड जाएगा वीवीपीएटी को, और वीवीपीएटी क्या है? अटैचमेंट। वो ईवीएम नहीं, वो एक अटैचमेंट है जिसका काम है डिस्प्ले करना। उसमें भी एक तब्दीली की गई है कि जो टिंटेड ग्लासेस, पहले जो ट्रांसपेरेंट ग्लास था वो टिंटेड, और उसके पीछे एक बल्ब जलेगा 7 सेकंड, पहले 15 सेकंड तक जलता था, 15 सेकंड तक आप देख सकते थे क्योंकि ट्रांसपेरेंट था, और वो पर्ची कट के नीचे जाता। लेकिन अब आपको वो 7 सेकंड से दिखाई पड़ेगा कि किस पार्टी को आपने सिंबल दिया, वो छपा के नहीं छपा, कट के गिरा के नहीं गिरा, इसकी कोई जानकारी एक वोटर को नहीं मिल सकती। तमाम राजनीतिक दल चुप। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों चुप है।
और ऐसी परिस्थिति में जब ये आप लिख के ले लें कि जो भी चुनाव होगा उसमें सत्ताधारी दल ही आएगा, पहले से प्रधानमंत्री ने कह दिया है 370 सीट आएगा, तो वो यही सीट आएगा, उनका कैलकुलेशन पहले से किया गया। और हैदराबाद से अंकल चैलिया साहब जानते हैं, हम लोग भी, मैं कई बार गया हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड बनाता है कंपनी, उसका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिसकी नियुक्ति की जाती है स्वतंत्र डायरेक्टर सरकारी कंपनी में, एक बस ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो इसके स्वतंत्र रूप से काम करे। वो व्यक्ति जो है मनसुख भाई, वो गुजरात में का इंडस्ट्रियलिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और 2009 में पोरबंदर से चुनाव लड़ा। वो ही नहीं, उसके तमाम जो ब्यूरोक्रेसी में, तो फिर ईवीएम बनाने वाले मशीन में आपके पार्टी के लोगों की क्या है और कौन पूछेगा? ये पूछा, एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। मुझे इंडिया गठबंधन के पी विल्सन साहब ने बताया, जो डीएमके पार्टी के सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट पे एडवोकेट है, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट जो अभी पार्लियामेंट की कमेटी थी उसमें डीएमके पार्टी की तरफ से बहुत ही ताकतवर रूप से उसका विरोध किया, साथ ही वो मोबाइल से वोटिंग का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बताया कि सितंबर से चुनाव आयोग से समय मांग रही है सभी इंडिया गठबंधन के लोग, लेकिन उनको समय नहीं मिला। और आखिरी में ये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र का हो क्या है। आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में भी दिख गया है कि किस तरह से विपक्ष के लोगों को या तो जेल में बंद कर दिया जा रहा है या उनको कोर्ट में अपनी ओर मिला रहा है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जहां महाराज, कौन महाराज है वो बने रहेंगे, छोटे मोटे राजा रहेंगे राज्यों में, उनको तमाम सुख सुविधाएं दी जाएंगी, संविधान और देश के समक्ष लोगों के पास कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। आपके पास नेता ही नहीं रहेगा, विपक्ष ही नहीं रहेगा, तो वोट किसको देंगे? ये बड़ा हमला। और इसके लिए मैं, ये कन्वेंशन है लेबर यूनियन का, लेकिन लेबर यूनियन ही सबसे अधिक प्रभावित है। इस देश के किसान और मजदूर सबसे अधिक, उनको ही दिक्कत है। और जो मैं आपको बताया हूँ कि जो उच्च शिक्षा से जुड़े हम लोग हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि किस तरह से वो पूरा का पूरा माहौल वहाँ बदल दिया गया है। आज इस कन्वेंशन में मुझे बुलाया गया, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कपिल साहब का और तमाम जो यहाँ जो लोग हैं, और उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जिस प्रकार से आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और इस देश का और इस समाज का और मजदूरों का कल्याण करने का एक बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई है, उसमें हम लोग सब आपके साथ हैं और आपका अभिनंदन करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ जय किसान, जय मजदूर और जय संविधान करके मैं अपनी बात समाप्त